नमस्कार फ्रेंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन बैंक की भूमिका काफी अहम होती है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक ही यह बताता है कि हमारी स्ट्रेटजी उस पर्टिकुलर एग्जाम के प्रति कैसी होनी चाहिए। क्वेश्चन बैंक ही हमें बताता है कि जो एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम में कितने सेक्शंस है, कौन से सेक्शन का कितना वेटेज है और किस तरह से क्वेश्चंस को हमें तैयार करना है। तो हम लोग इस वीडियो लेक्चर में फ्रेंड यह जानेंगे कि पिछले साल 2019 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आयोजित जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में अंग्रेजी पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे और कितने सेक्शंस थे और हर एक सेक्शन की वेटेज क्या थी। फ्रेंड हम लोग जानेंगे कि 2019 में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम हुई थी उसमें 11 सेक्शंस थे और 11 सेक्शंस में कौन कौन थे। सबसे पहला था इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम्स एंड फ्रेजेस के कितने क्वेश्चंस थे, उसमें कितने मार्क्स के थे, तो 5 क्वेश्चंस थे और 5 मार्क्स के थे। और यदि हम लोग कॉमन एरर्स की बात करें तो कॉमन एरर्स 10 थे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 थे। इसके बाद एक्टिव पैसिव से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वे 10 थे। नरेशन पर आधारित क्वेश्चंस 10 थे। कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित क्वेश्चंस 15 थे। क्लोज टेस्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो क्लोज टेस्ट 1 फिलर जो क्लोज टेस्ट थे उसमें 5 क्वेश्चंस थे और जो 10 फिलर्स जो क्लोज टेस्ट थे उसमें 2 क्लोज टेस्ट आए हुए थे और हर एक जो क्लोज टेस्ट था वह 10 मार्क्स पर आधारित था, मतलब 10 फिलर्स थे उसमें। तब इस तरह से उसमें 20 मार्क्स थे। एंटोनिम 5 पूछे गए हुए थे, सिनोनिम 5 पूछे गए हुए थे। तो इस तरह से इतने सारे सेक्शंस पिछले साल 2019 में जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम में पूछे गए हुए थे। अब हम लोग एक विशेष तरह के सेक्शन को लेंगे और उस सेक्शन में पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग एनालाइज करेंगे। वो जो सेक्शन है वह है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। फ्रेंड जैसा कि हमने अभी बात किया हुआ था कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट में 5 क्वेश्चंस आए हुए थे। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पांचों क्वेश्चंस को काफी डिटेल में स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो चलते हैं, हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ईच ऑफ द टू ब्रदर्स वांट्स द केक बट नीदर हैव एनी मैनर्स। फ्रेंड जो पार्ट है जिसको इंप्रूव कर किया जाना है वह पार्ट है नीदर हैव एनी मैनर्स। फ्रेंड हम लोग जानेंगे कि नीदर ऐसा वर्ड है जो अपने साथ जो वर्ब लेगा वह सिंगुलर होगा। तो क्या यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म लिया हुआ है इस पार्ट में, नीदर के बाद हैव लगा हुआ है। इस कारण से सबसे पहले हम लोग इस मदर सेंटेंस को छाटेंगे, मतलब जो थर्ड ऑप्शन है नो सब्स्टिट्यूशन उसको हम लोग अलग थलग कर देंगे। अब हम लोगों के पास कितने ऑप्शंस बचे, 3 ऑप्शंस बचे। हम लोग जानते हैं कि नीदर अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है, तो इसमें सिंगुलर फॉर्म कौन लिया हुआ है, तो देखेंगे कि हम लोग सेकेंड ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि नीदर अपने साथ जो वर्ब लिया हुआ है वह सिंगुलर लिया हुआ है। बाकी आप फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे तो नीदर अपने साथ प्लूरल लिया हुआ है, इसलिए वो नहीं होगा। अगर हम लोग चौथा को लेकर के चलेंगे तो इधर भी अपने साथ सिंगुलर फॉर्म लेता है, इसलिए फोर्थ वन भी नहीं होना चाहिए। तब इस पहले क्वेश्चन में जो सही आंसर, जो सही ऑप्शन होगा वह होगा दूसरा ऑप्शन, नीदर हैज एनी मैनर्स। ओके, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है द प्लेयर वाज सो एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यूइंग प्लेइंग द मैच। जो अंडरलाइन पार्ट है इस सेंटेंस का वह है सो एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यूइंग प्लेइंग। फ्रेंड हम लोग 2 बातों को स्मरण रखेंगे कि सो अपने साथ एज लेता है कब, जब कोई कंपैरिजन होती है, जैसे कि वह उतना चालाक नहीं है जितना कि मैं हूं, तब यहाँ पर सो के साथ एज लगेगा। आप ट्रांसलेशन सुन लेंगे कि ही इज नॉट सो वाइज एज आई एम। ओके, अब दूसरा जो बात है वह स्मरण रखेंगे कि सो अपने साथ दैट तब लेता है यदि कोई कारण और प्रभाव की बात होती है, जैसे कि मरीज इतना ज्यादा कमजोर था कि चल नहीं सकता था, तब इसका हम लोग जो ट्रांसलेशन करेंगे इस तरह से करेंगे द पेशेंट वाज सो वीक दैट ही कुड नॉट वॉक। यह रिमूवल ऑफ टू के चैप्टर है, एक ग्रामेटिकल चैप्टर जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जानकारी होनी चाहिए। हम लोग क्या है कि सो और दैट का प्रयोग हम लोग कब करते हैं रिमूवल ऑफ टू में, जब TOO मतलब आवश्यकता से ज्यादा जो सेंस देता है TOO उसको हटाने की बात करते हैं तब। ओके,
तब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सो अपने साथ दैट किसी भी ऑप्शन में नहीं आया हुआ है, न ही सो अपने साथ एज भी कहीं लिया हुआ है। इस कारण से हम लोग TOO के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। ये इस तरह का जो कंडीशन है वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरा ही ऑप्शन में देख पा रहे हैं, T2 एग्जॉस्टेड टू कंटिन्यू प्लेइंग है यहाँ पर। ओके, तो ये हुआ दूसरा क्वेश्चन का एनालिसिस। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, When I was passing through the street, I heard a loud scream and saw smoke rising from a building. जो अंडरलाइंड पार्ट है वह है saw smoke rising from a building। फ्रेंड, हम लोग अंडरलाइंड पार्ट पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर हम लोग सॉ को देख रहे हैं, SAW। सॉ अपने साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू लेता है। जैसे कि न्यूटन ने एप्पल को गिरते देखा, तब कहेंगे कि न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉल। यदि एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस आ जाता है कि न्यूटन सॉ एन एप्पल फॉलिंग या न्यूटन सॉ एन एप्पल टू फॉल, तब ये दोनों ही तरह के सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि सी अपने साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू तो नहीं लिया हुआ है, लेकिन हाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिया हुआ है। यहाँ पर है इस तरह से सॉ स्मोक रेजिंग। सॉ अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म किसी किसी केसेस में ले लेंगे। यदि एक्शन आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हो रहा है, तब हम लोग वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल सी के साथ आ सकता है। ओके, तब यहाँ पर हम लोग अब गौर करेंगे कि सॉ अपने साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिया हुआ है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का प्रयोग हुआ है उसके नेचर के बारे में जरूर समझेंगे। यहाँ रेजिंग का मतलब समझेंगे उठाता हुआ, जबकि होना चाहिए स्मोक तो निकलता हुआ, उठता हुआ। ओके, उठना का जो अंग्रेजी होता है वह होता है राइज, न कि रेज होता है। इस कारण से यदि हम लोग इस जो पार्ट में इस तरह का इंप्रूवमेंट कर दें, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। जैसे कि सॉ स्मोक राइजिंग फ्रॉम अ बिल्डिंग, तब यह इंप्रूव्ड हो जाएगा। अगला जो सेंटेंस इस तरह से है, नो अदर गर्ल इन द कॉलेज इज सो प्रिटियर एज हर। यहाँ पर अंडरलाइन जो पार्ट है वह है सो प्रिटियर एज हर। फ्रेंड, ये जो पूरा जो सेंटेंस है वह है पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में हम लोग जानते हैं कि सो अपने साथ एज लेता है, लेकिन सो अपने साथ पॉजिटिव डिग्री भी लेता है। लेकिन आप अंडरलाइंड पार्ट में देख रहे हैं कि सो अपने साथ कॉम्पैरेटिव फॉर्म लिया हुआ है, प्रिटियर लगा हुआ है, इसलिए प्रिटियर का पॉजिटिव फॉर्म जो होता है प्रिटी, उसको लगाना पड़ेगा। और एज जो कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस लगाते हैं, इसलिए हर को हटा करके वहां पर शी कर देना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, नो अदर गर्ल इन द कॉलेज इज सो प्रिटी एज शी, नहीं तो नो अदर गर्ल इन द कॉलेज इज सो प्रिटी एज शी इज, जो कि हमारा तीसरा ऑप्शन में है, सो प्रिटी एज शी इज। ओके, तो ये हुआ आपका चौथा सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो कि एग्जाम में आया हुआ था। और फिफ्थ सेंटेंस को आप देखते हैं, जो लास्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूछे गए हुए थे, उस पर हम लोग गौर करते हैं। फ्रेंड, जो अंतिम जो क्वेश्चन है वह है, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड दैट द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप। जो अंडरलाइन पार्ट है वह है डिड द पुलिस अराइव्ड दैट। फ्रेंड, हम लोग को यहाँ पर एक बात पर गौर करना चाहिए कि डिड लगा हुआ है, डिड लगाने के बाद हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन के नियमों को फॉलो करता है। ओके, तो नो सूनर के बाद डिड आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर यह सही है। और डिड के बाद जो वर्ब हम लोग लगाएंगे वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए। और नो सूनर एक कॉम्पैरेटिव फॉर्म में है, इसलिए कॉम्पैरेटिव कंजंक्शन देन लगना चाहिए, इसलिए दैट को हटा करके हमें वहां पर देन लगाना होगा। तब इस तरह से शुद्ध जो सेंटेंस हुआ, नो सूनर डिड द पुलिस अराइव देन द रॉबर्स मेड गुड देयर एस्केप, जो कि हम लोग फर्स्ट ऑप्शन में देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड, यह रहा पिछले साल एसएससी जेएसटी के एग्जाम में पूछे गए सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड एनालिसिस। हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में कोई दूसरा सेक्शन को लेकर के चलते हैं और उससे रिलेटेड हम लोग काफी डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लीज आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट्स भी जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।